साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे ध्यान देंगे। और साइड में एक बॉक्स है ब्लू कलर का जिस पे लिखा है क्या आप जानते हैं। दोनों को ही ध्यान से देखना है। पहला ही वाक्य है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। हालांकि जो प्लेट टेक्टोनिक है क्लास 9th में है और यहाँ 8th क्लास में इंट्रोडक्टरी यहाँ पर दिया गया है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर या पृथ्वी के जो स्थल मंडल है, जो परपटी है, क्रस्ट है, वो मैग्मा के ऊपर जो मेंटल है उसके नीचे, हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो कई प्लेटों में विभाजित है। अब ये प्लेटें नेक्स्ट क्लास 9th में है हालांकि कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं और एक दूसरे को ऐसे छूते हुए जा रही हैं। यानी कि जो भूपरपटी के ऊपर ये स्थलमंडल है, ये भूपरपटी है, स्थलमंडल है, लिथोस्फेरिक प्लेट। तो ये प्लेटें मेंटल के ऊपर तैर रही हैं। पहले तो ये स्पष्ट कर लें कि यानी कि पृथ्वी के अंदर भी गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर भी गति हो रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी घूम रहा है। अब पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है, तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ चीज़ें सर्कुलर कर रही हैं और वो है मैग्मा घूम रहा है। तो जिसका यहाँ चित्र है, अभी इस पर बात करेंगे। तो पहला है स्थल मंडलीय प्लेटें। इतना ही काफ़ी है कि स्थल मंडलीय प्लेटें हैं जो धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के अंदर। मैंने इसमें से ही 3 पॉइंट्स लिखे हैं। स्थलमंडलीय प्लेटें जिसमें हमारा भूपरपटी विभाजित है, फिर प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक में नेक्स्ट ईयर 9th में है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, यहाँ पर इस पर भी ध्यान दीजिए, केवल कुछ मिलीमीटर गति कर रही है ये। और इसके पीछे कारण है पिघला मैग्मा जो अंदर गति कर रहा है, मेंटल के मैग्मा है। और पृथ्वी के अंदर मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता है। अब यहाँ सर्कुलर जो वो घूम रहा है एक सर्कुलर रूप में, ये भी समझने वाला है। और इसी के लिए साइड में ब्लू बॉक्स दिया गया है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर मेंटल में मैग्मा सर्कुलरी, यानी कि ये सर्कल है तो इस तरीके से घूमने में लगा हुआ है। तो इसके पीछे भी रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। चित्र दे रखा है ऊपर, उसमें एक बीकर में पानी है, नीचे एक चूल्हा जल रहा है और देख रहे हैं कि अब उसमें बॉल डली हुई है रंग बिरंगी घर पे करने के लिए, कि जब पानी गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और साइडों में जब ठंडा पानी है उस तरफ ये नीचे की तरफ सर्कुलेट होता है। तो बॉल ऐसे ही साइडों में जाती हुई दिखाई देगी। यदि आप घर में दूध उबालते हैं या पानी गर्म करते हैं तो इस स्थिति को आप उस बर्तन में देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर, ये कल हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि भाई इनर कोर और ये मेंटल और ऊपर की ये भूपरपटी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो मेंटल है ये सर्कुलरी गति कर रहा है। ये रेड कलर से जो मैंने दर्शा रखा है, आप इसे समझें कि ये मैग्मा है और ये गति कर रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें और दर्शाई गई हैं कि ये प्लेटें हैं, तो ये भी कुछ मिलीमीटर गति कर रही हैं, कुछ मिलीमीटर गति कर रही हैं। गति करने से क्या होता है कि कुछ प्लेटें एक दूसरी प्लेटों के नीचे आ जाती हैं,
जब वो आपस में एक दूसरे की तरफ चलेंगी और टकराएंगी इस तरह से, तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक ऊपर आएगी और ये फोल्ड होते हुए पर्वत का निर्माण होगा, जो हम आगे देखेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ है, इसे समझना बहुत ज़रूरी था। आप एक बार रुक के ध्यान दीजिए, जिससे क्वेश्चन कैसा भी बने तो आप इजीली उसे कर पाएँ। यानी कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक में कि भाई मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूम रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पर ये चित्र बना रखा है। जो चित्र मैंने यहाँ पे दर्शाया है सेम ऐसा ही कि ये मैग्मा सर्कुलरी एक वृत्तीय रूप से सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है। अब इसके घूमने से क्या होता है कि इसके संपर्क में जो चट्टानें आती हैं वो नीचे मैग्मा में मिलती रहती हैं और कुछ मैग्मा वोल्केनो से निकलकर लावा के रूप में बाहर आता है और चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस लगातार जारी है, जिससे हमने कल पढ़ा था आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, 3 चट्टानों के बारे में। साथियों, अब इसमें नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इससे हमारा लगभग पूरा चैप्टर हो जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पूरे चैप्टर को समझने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और इसके नीचे एक डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो प्लेटें हैं, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। यानी कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और एक दूसरे से इस तरह से आपस में टकराकर चल रही हैं। अब प्लेटें क्यों चल रही हैं, गति कर रही हैं? वो गति कर रही हैं अंदर मैग्मा के सर्कुलर घूमने से। अब इस गति के कारण जो पृथ्वी के बाहर परिवर्तन होता रहता है और अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। तो बाहर और अंदर दोनों तरफ परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण इन्हें एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर गतिविधि हो रही है इस तरह से, और पृथ्वी के बाहर जो गति हो रही है, जो बल लगा रही हैं चीज़ें, वो फोर्सेस कौन सी हैं? वो फोर्सेस हैं 2। एक है अपर्दन। अपर्दन का मतलब है घिसना। एक तरीके से अगर हम इस शब्द को दूसरे अपनी भाषा में समझें तो भाई हर चीज़ घिस रही है। कई कारण हैं घिसाई के, हवा चल रही है, पानी है जो रगड़ खा के कुछ सारी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर जो है उनमें चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरा है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है यही चीज़ें जो उड़कर बहकर कहीं जाती हैं तो दूसरी जगह जमा हो जाती हैं, इंग्लिश में डिपोजिशन। तो इसे आप इंग्लिश में ज़रूर समझें, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों का मीनिंग आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अपर्दन का मीनिंग है एक तरीके से घिसना, किसी भी तरीके से रगड़ खाकर चीज़ें घिस रही हैं, चाहे वो गर्मी पड़ रही है ताप तो उसमें चटकन आ रही है, फिर हवा चल रही है, पानी जा रहा है, टूट फूट हो रही है, तो इस तरह से ये अपर्दन है, इरोजनल। और दूसरा है डिपोजिशनल। फिर हवा, पानी और समुद्र की तरंगें या फिर हिमनद, यानी कि जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमा है उसकी वजह से भी चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहे हैं, तो ये फोर्सेस लगाती हैं, ताकत लगाती हैं, जिससे 2 प्रक्रिया होती हैं, 2 अपर्दन और निक्षेपण। दूसरी तरफ वहीं एंडोजेनिक फोर्सेस में, यानी कि अंतर्जनित बल में, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, कुछ घटनाएं होती हैं आकस्मिक घटनाओं में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, एकदम से नीचे से सतह हट जाना और ऊपर से भर भराकर मिट्टी का गिरना या पहाड़ का गिरना, ये भूस्खलन है। पटल विरूपण बल, नेक्स्ट है पटल विरूपण बल, जिससे क्या होता है कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया होती है। 2 प्लेटें आपस में जब टकराती हैं, जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो एक प्लेट टकराकर नीचे जाएगी और ये फोल्ड होकर पर्वत ऊपर की तरफ बनेगा। जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत कहलाता है, इसीलिए
यानी कि वो अभी भी वृद्धि कर रहा है, वहाँ प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और फोल्ड होकर एक के ऊपर एक चढ़ के पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये है अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बहिर्जनित बल, बाहर से लगने वाला बल, और ये अंदर से लगने वाला बल। अंदर से लगने वाले बल में आकस्मिक और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण से यहाँ मतलब है कि जो धरातल पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी कि पत्थरों में, चट्टानों में परिवर्तन आ रहा है, उसका रीजन है एंडोजेनिक बल। बल तो अंदर से ही लग रहा है, जब प्लेटें टकरा रही हैं तो अंदर से आ रहा है। अंदर का कारण ये है कि ये प्लेटें ये मेंटल के ऊपर गति कर रही हैं और ये मेंटल जो है चारों तरफ घूम रहा है और पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है, सूर्य का परिक्रमण कर रही है। अब इन कारणों से जो है एक्सोजेनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये अर्थ मूवमेंट यानी कि पृथ्वी की गति के कारण अंदर और बाहर दोनों जगह बल लग रहा है, जिससे पृथ्वी पर लगातार परिवर्तन जारी है, अनंत काल से होता आ रहा है, होता जा रहा है और ये चलता ही रहेगा। यानी कि मानव का इसमें कोई रोल नहीं है, ना हम इसे रोक सकते हैं और ना इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। धरती के नीचे ये मेंटल में कुछ ऐसी गतिविधि होती है और एक ऐसा छिद्र है जिसके माध्यम से मैग्मा भंडार जो है ऊपर की तरफ फोर्स उसे भेजती है और वो लावा के रूप में धरती पर आता है और धरती पर आकर वातावरण के संपर्क में तेजी से ठंडा होता है। ठंडा होने का हमने पढ़ा कि वो बारीक दानों से चट्टानों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लावा अंदर ही जमा हो जाता है परतों में और वो धीरे धीरे ठंडा होता है और उसके दाने मोटे होते हैं। तो यहाँ इसका चित्र भी दे रखा है कि आप देखेंगे ज्वालामुखी का चित्र है। एक ज्वालामुखी मैग्मा प्रकोष्ठ दिख रहा है, यहाँ से ऊपर ये लावा बाहर आ रहा है, ये निकास वेंट है और ये क्रेटर, इसके ऊपर का जो छिद्र है उसे हम क्रेटर कहते हैं और साथ में इससे गैसेस और राखें निकल रही हैं। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब नेक्स्ट है कि भाई ये जो प्लेटें हैं जब जा रही हैं इधर से उधर, बहुत मिलीमीटर परिवर्तन हो रहा है, गति कर रही हैं, आपस में टकराएंगी, रगड़ खाएंगी, तो उससे ऊपर स्थल मंडल पर कंपन होगा, हिलेगी धरती। तो कंपन होने पर कहलाता है वह भूकंप। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यहाँ जो दूसरी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे कि जो कंपन होता है वो चारों तरफ गति कर सकता है, जिसका कि एक नीचे चित्र दे रखा है भूकंप का, उसमें देख रहे हैं कि वो तरंगे चारों दिशाओं में गोल गोल जा रही हैं। ये अंदर का हिस्सा दिखाया है और ये बाहर का हिस्सा दिखाया है। इस चित्र को बनाने में टाइम भी लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तरंगे चारों तरफ जा रही हैं ऊपर, और ये नीचे का हिस्सा दिखाया है। ये फोकस सेंटर है, यानी कि उद्गम केंद्र, जहाँ पर ये घटना होती है, किसी कारण से हलचल हुई और भूकंप आया, उसका जो एपिसेंटर है ठीक उसके ऊपर अधिकेंद्र, फोकस के ठीक ऊपर अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र को ही एपिसेंटर कहते हैं और एपिसेंटर के आसपास ही सबसे ज़्यादा क्षति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि फोकस उद्गम केंद्र और एपिसेंटर ठीक उसके ऊपर जो नज़दीकी क्षेत्र है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान इसके आसपास के क्षेत्र में ही होता है। और यहाँ साइड में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में भूकंपीय तरंगे भी लिखा है। तरंगे 3 प्रकार की लिखी हुई हैं, पी तरंगे और एस तरंगे, एल तरंगे। ये तीनों प्रकार की तरंगों का ये भी लिखा गया है कि भाई ये गति किस रूप में करती हैं। अनुदैर्ध्य,
पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे एस तरंगे कहलाती हैं सेकेंडरी, और एल तरंगे जो पृष्ठीय तरंगे हैं यानी कि पृष्ठ पर जाती हैं। इन तरंगों के माध्यम से ही ये पता लगाया गया है कि भाई जो मेंटल या तरल और इनर हिस्सा है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ये तरंगे क्योंकि चारों तरफ जाती हैं, इसका प्रभाव पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। तो इन तरंगों के आधार पर ही जो पृथ्वी के अंदर की गतिविधियां हैं उनका हमें पता चलता है। तो साथियों, इन दो टॉपिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे वोल्केनो जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी में जो इम्पोर्टेंट है क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, और गैसेस एंड ऐश निकलती है उसमें से। वहीं भूकंप में जिस स्थान पर भूकंप आया है उसके ठीक नीचे ज़मीन में जिस जगह आया है उसको फोकस यानी कि उद्गम केंद्र, जहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखें उसे फोकस कहेंगे। और ठीक उसके ऊपर, अगर फोकस यहाँ है और ठीक उसके ऊपर जो सबसे नज़दीकी केंद्र है धरती का, ये एरिया, इसे एपिसेंटर कहेंगे। और एपिसेंटर के आसपास ही सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। एपिसेंटर और फिर इससे निकलने वाली कुछ वेव्स हैं जो चारों दिशाओं में जाती हैं। उन वेव्स को 3 पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी और ये थर्ड है एल जो सरफेस पे जाती है। तो इसको याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और सरफेस वेव्स हैं। तो यहाँ सीधे सीधे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। फिर एक भूकंप लेखी नेक्स्ट पेज पर ही दे रखा है कि भाई भूकंप का जो अनुमान लगाया जाता है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि तीव्रता कितनी है, तो उसको देखने के लिए है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जिसका चित्र यहाँ पर दे रखा है किताब में, आप देख सकते हैं। और रिक्टर स्केल पर उसे मापा जाता है 0 से 10 के बीच में। और जैसे जैसे 0 से हम 10 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, और उतना ही जो एपिसेंटर है उसके आसपास का हिस्सा है जान माल की उतनी क्षति होती है। 2 से 3 के आसपास बहुत ही कम पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे 4 से 5 या 6 से 7 और 7 का बड़ा ही खतरनाक होता है और उसमें बहुत ही नुकसान देखने को मिलता है। दूसरी बात कि भूकंप का अनुमान अभी लगाने के लिए कोई ऐसी तकनीक नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें अलग से बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। ज़मीन धरती के अंदर जो खलबली होती है तो वो उस बेचैनी, वो जानवरों में वो बेचैनी देखी जाती है और उससे पता लगता है कि हाँ भूकंप आने की संभावना है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य स्थलाकृतियाँ यानी कि मेजर लैंड फॉर्म्स, जो हम धरातल पर, भूपरपट्टी पर ऊपर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्थल देखते हैं। समतल है या फिर पहाड़ हैं, पठार हैं या रेगिस्तान है, तो उनके पीछे कुछ कारण हैं। तो यहाँ 2 से 3 वर्ड हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो लगातार होते रहते हैं इस धरती पर। पहला वर्ड है ये वेदरिंग, अपक्षय, और दूसरा है इरोजन, अपरदन। हिंदी में दिमाग में जल्दी से छवि नहीं बनती तो इंग्लिश के शब्दों को जरूर याद करें। यानी कि अपक्षय, वेदरिंग, चट्टानों का टूटना, टूट फूट होना। चट्टानें टूटती हैं और लुढ़क कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, तो ये अपक्षय है। कई कारण हैं इसके होने के। तापमान है, दरार पड़ जाती है, फिर हल्की सी भूमि हिलने पर वो लुढ़क लुढ़क कर चीज़ें आगे चली जाती हैं। और उसी के साथ है इरोजन। इरोजन भी क्या है? घिसावट। आम भाषा में हम कह लें पत्थर घिस जाते हैं बहुत छोटे छोटे कणों में, और कुछ एजेंट्स हैं जिनकी सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और घिसते भी इन्हीं की वजह से। पानी है, हवा है,
और हिम यानी कि बर्फ, आइस है, जिससे चट्टानों रगड़ खाकर घिसती हैं और निरंतर यह प्रक्रिया चलती है। अब इन दो प्रक्रियाओं से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, जाने के बाद क्या होता है, कहीं जाकर रुकती हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा होती जाती हैं, जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं। और हिंदी में यह किताब में वर्ड यूज़ किया गया है निक्षेपण। तो हिंदी का शब्द परेशानी में डाल देता है, निक्षेपण होना, अपर्दन होना या फिर अपक्षय होना। तो इनके अर्थ क्लियर होने चाहिए। जो भी हम धरातल पर स्थलाकृति देख रहे हैं, एक भूमि देख रहे हैं, चाहे जैसी भी है, ऊंची है, नीची है, तो उनके पीछे ये अपर्दन और अपक्षय और फिर ये जमाव, यानी कि ये दो घटनाएं हैं जिसके कारण जमाव होता है और वहाँ स्थलाकृति बन जाती है। भाई हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं और उस दौरान ज़मीन साफ करने के दौरान उन्हें वहाँ ईंटें मिली और ईंटों का इस्तेमाल वो पटरियों पर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जब उन ईंटों को देखा गया कि बड़ी मात्रा में ईंटें निकल रही हैं और कई साल बाद जाकर और जांच की गई, जांच पड़ताल की गई, तो उसके नीचे पता लगा कि पूरा नगर बसा हुआ है। अब उस नगर के ऊपर क्या था, मिट्टी जमा थी। तो ये दो घटनाएं, अपक्षय और अपर्दन और फिर जमाव, निक्षेपण, आज भी जो खनन कार्य हो रहा है कहीं पर और जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। चीज़ें उड़कर आ रही हैं, बहकर आ रही हैं और वो जमा होती जा रही हैं, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, टीले बनते जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी जो स्थलाकृति है उसमें बदलाव आते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर नदी के कार्य। और नदी के कार्य पढ़ने से पहले हम जरा ये जो बॉक्स है साइड में, इस बॉक्स पर नज़र डालें। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट बनता है यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चंस। मैं उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ। यहाँ ब्लू बॉक्स में जलप्रपात के बारे में लिखा हुआ है, जिसे ध्यान देंगे तो एक नंबर के क्वेश्चंस भी हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका में। फिर नियाग्रा और विक्टोरिया, ये तीन जलप्रपात हैं। नियाग्रा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है और विक्टोरिया जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे से मिलता है, तो इसीलिए अफ्रीका में है। ये तीन जलप्रपात लिखे हैं, यानी कि ऊंचाई से जल का नीचे गिरना जलप्रपात। और इस जलप्रपात को आप याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। नील ब्लू बॉक्स हैं या जो भी चित्र बना हुआ है एनसीईआरटी में, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नदी के कार्य। और नदी के कार्य इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कुछ टर्म्स आई हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और है तो सिंपल ही, लेकिन सिंपल चीज़ें हमें एनसीईआरटी में परेशानी में डाल देती हैं, तो हमें सिंपल वे में ही चलना चाहिए, धीरे धीरे। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जो हम भूमि देख पा रहे हैं ऊपर, उसमें अपर्दन होता है, यानी कि उस पानी के बहाव के साथ भूमि कटती है। यानी अपने जो जब नदी जाती है पानी लेकर, तो पानी जाते वक्त जहाँ उसे नरम मिट्टी मिलती है उसको कटाव करता जाता है, जहाँ सख्त होती है, चट्टानें होती हैं, वहाँ वो सीधे निकल जाती है। तो इस दौरान होता क्या है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है, तो यह जलप्रपात बनाती है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा। और उसका चित्र भी दे रखा है एक नियाग्रा जलप्रपात का, और साथ में एक चित्र भी दिया गया है कि नदी के साथ में नीचे भूमि का कटाव दिखाया गया है, जिसमें कठोर शैल को दिखाया गया है, मजबूत शैल जहाँ पे नदी टिकी होती है। ठीक उसके नीचे फिर जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, वो भी दिखाए गए हैं। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी अपना रास्ता खुद ही बनाती है, जिसे जहाँ उसे बहने में आसानी होती है, पानी को बहने में जहाँ आसानी होती है और नरम मिट्टी मिलेगी, उसे काटते हुए उसी दिशा में बढ़ जाएगी। लेकिन जब
जैसे ही वहाँ कुछ ठोस भूमि आ जाएगी, मजबूत शैलें आ जाएंगी, चट्टानें आ जाएगी, तो वहाँ से मुड़कर दूसरी तरफ निकल जाती है, या जहाँ ज़्यादा मिट्टी का जमाव है, ढलान है। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प, इंग्लिश में इन्हें मिएंडर्स कहते हैं। ये देख रहे हैं एक सांप की तरह है, और जब ये इसके आपस में नज़दीक आ जाते हैं, एक लूप बन जाता है, एक फंदा बन जाता है, और एक जगह क्या होता है कि मिट्टी के कटाव से आगे नदी बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ मिट्टी को जमा भी कर रही होती है। तो जमा करते 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 अलग चीज़ हो जाती है वहाँ से, तो चाप झील बन जाती है, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये हिस्सा आपस में मिल जाएगा और फिर नदी सीधी बहने लगी तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, अलग हो जाएगी, अलग रहती मतलब वहीं पर, और नदी का रास्ता चेंज हो जाता है, तो वो ऑक्सबो लेक यानी कि चाप लेक बन जाती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। ये विसर्प लूप है, ये निकट आ जाएंगे तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ये लूप है, एक फंदा बन जाता है, जैसे रस्सी का फंदा है, बिल्कुल वैसा ही, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। अब यहाँ एक चित्र दिखा रखा है, और जो जब नदी में पानी ज़्यादा आता है बरसात के दिनों में, तो नदी अपने तटों से आगे बढ़ जाती है, और उस क्षेत्र को हम बाढ़ का कृत मैदान कहते हैं, यानी कि फ्लड प्लेन। और मिट्टी फिर जब बरसात का पानी कम होता है, पानी कम आना होता है, तो नदी फिर से अपने तटबंधों के अंदर ही बहती है, और उस दौरान जब वो बाहर बाढ़ के मैदान में गई होती है तो वहाँ काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है, जैसे हम आगे खादर और बांगर के रूप में उत्तर भारत में देखते हैं कि हर साल पहाड़ों से नदी आती है और मिट्टी बहा कर लाती है और उसे अपने नज़दीकी क्षेत्र में छोड़ देती है, जिसको हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, यानी कि जो नई मिट्टी होगी तो उसे खादर, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। और खादर का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, तो वो बाढ़कृत मैदान में। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण यानी कि जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्री। हमने पढ़ा था वही, किस तरीके से चट्टान का रूप परिवर्तन होता है, टूट फूट होती है, आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें, और फिर से आग्नेय चट्टानें। तो ये जो अवसाद वर्ड है वही सेडिमेंट्री है, वहाँ जो जमा होता जाता है बारीक बारीक कणों का, परत दर परत, तो इस तरीके से वो रूप ले लेती है अवसाद का, मिट्टी जमा होती जाती है, लेयर बनती जाती है मिट्टी की। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के जो नदी का उठा हुआ हिस्सा है साइडों में, नदी का जो उठा हुआ हिस्सा है उसे हम तट कहते हैं, यानी कि लेविस कहते हैं तट। नदी के दोनों तरफ जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे नदी का तट कहा जाता है, और जब नदी में पानी ज़्यादा आता है तो उन तटों से दूसरी तरफ भी चली जाती है, उसे हम बाढ़कृत मैदान कहेंगे। नेक्स्ट है नदी के समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम वितरिका कहते हैं। यानी कि वहां से एक तरह से वितरण हो जाता है, नदी का पानी जो है कई भागों में बढ़ जाता है, अपने साथ जो वो बहाकर गाद लाई है नदी, वो अपने समुद्र के मुहाने पर छोड़ देती है, तो वो अवरोधक का काम करते हैं और उससे पानी दूसरी जगह में रास्ता बना लेता है। तो ऐसी वितरिकाएं बन जाती हैं, और वितरिकाओं के बीच में मिट्टी होती है, जिसे हम सेडिमेंट या अवसाद कहते हैं, और ये एक डेल्टा का रूप ले लेती है, डेल्टा कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है डेल्टा। जैसे भारत में सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो ये जब नदी समुद्र में जहाँ समतल भूमि से मिल रही होती है तो वहाँ इस तरह के डेल्टा देखे जाते हैं, और जब खड़ी ढाल से गिरती है तो वहाँ ये डेल्टा नहीं होते हैं। तो भारत के संदर्भ में जो नदियाँ पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी पे गिरती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिमी घाट में तापी और नर्मदा हैं वो डेल्टा नहीं बनाती।
और जो पानी है नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है तो उसे एस्चुरी कहते हैं। तो ये हमने देखा नदी किस तरीके से जो लैंड का फॉर्म है, यानी कि भूमि में जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, स्थल की आकृति बनी हुई हैं, किस तरीके से उसमें बदलाव करती रहती हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है और चलती ही जाएगी। नेक्स्ट है हमारा समुद्री तरंग के कार्य। ये भी इम्पोर्टेंट हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें आ रही हैं, 1 2 3 4 हैं यहाँ पर, तो आप जरा ध्यान से देखें। समुद्र तरंगे अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, यानी कि अपर्दन उसमें इरोजन हो रहा है और जमाव हो रहा है। वो तरंगे अपने साथ जब पहाड़ से पत्थर से चट्टानों से टकराती हैं तो उन्हें तोड़ती भी हैं और उसके छोटे छोटे कणों को बहाकर ले जाती हैं और जमा भी कर देती हैं। जहाँ जमा करती हैं वहाँ बीच बनते हैं, जिसे हम पुलीन कहते हैं, सी बीचेस पुलीन। पुलीन तो पुलीन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ देखें, जब चट्टानों में दरार आती है समुद्र किनारे, जब लहरें टकराती हैं तो उन दरारों को हम कहते हैं, दरारों से बनती है समुद्र की गुफा, और धीरे धीरे बार बार थपेड़े पड़ते जाते हैं पानी की, तो उसमें छेद सा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं तटीय मेहराब, यानी कि सी आर्क, आर पार दिखाई देता है उसमें। और जब बिल्कुल मुख्य चट्टान से एक चट्टान बिल्कुल अलग रह जाती है अकेली, तो उसे हम स्टैक कहते हैं। और एक और टर्म है जो हिंदी में लिखा हुआ है, समुद्र भृगु। समुद्र भृगु यानी कि सी क्लिफ। सी क्लिफ ये होता है कि ये खड़ी चट्टान है और दूसरी तरफ समुद्र है। यहाँ तो स्टैक में क्या है कि इनके बीच में गैप है, मुख्य चट्टान से अलग हो गई, लेकिन एक चट्टान है जो खड़ी है, इसे हम सी क्लिफ कहते हैं। तो ये भी समुद्र के बार बार पानी के द्वारा जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, वो टकराती हैं चट्टानों से, तो इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिमनद के कार्य, यानी कि बर्फ या आइस का कार्य। आप देखें इसमें चित्र दे रखा है बहुत अच्छा, क्योंकि चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं इसे, आपकी बुक में भी है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ, जो ग्लेशियल बर्फ होती है, आइस होती है, की नदियाँ होती हैं। हिमनद क्या है? आइस की नदी। आप देख रहे हैं ये चित्र है, वाइट वाइट पहाड़ों के ऊपर नीचे ढलान की रूप में है, तो ये नदी का रूप है किसका? आइस का। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है, यानी कि जब पानी, उस बर्फ में पानी ही है और उस पर वजन भी है, तो जो उसके नीचे की चट्टानें हैं वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं। जैसे ही बर्फ पिघलेगी नीचे जाएगी तो उसके साथ वो मिट्टी भी नीचे जाएगी। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद क्या करते हैं? गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, तो एक झील बन जाती है। पानी जमा हो जाएगा तो वो सुंदर सी लेक बन जाएगी। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े रॉक्स, चट्टानें, शेल्स, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित एक जगह आकर जमा हो जाती है, और इस जमाव को हम कहते हैं हिमनद हिमोड़, यानी कि ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स ये बर्फ़ अपने साथ में पत्थरों को जो तोड़ती है उसे लाकर जमा करती है। जब वो जमा हो जाते हैं तो उसे हम हिमनद हिमोड़ कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। और फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पवन के कार्य। पवन यानी कि एयर, इसका हमें असर देखने को मिलता है रेगिस्तान में, जहाँ रेत होती है, उस रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह निरंतर हवाएं ले जा रही होती हैं, और एक जगह जाती हैं दूसरी जगह जमा होती हैं। और साथ में अगर वहाँ कोई चट्टान है, जो हमने अभी कल एक चित्र देखा था बना हुआ कि रेत आके जमा होकर वो चट्टान बन जाती है, और धीरे धीरे हवा क्या करती है, उस चट्टान से टकराती रहती है,
तो वो चट्टान धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है और घिसती जाती है और जैसे बीच ऊपर का हिस्सा बड़ा है और नीचे का हिस्सा ये छोटा हो जाता है, तो उसे हम छत्रक शैल कहते हैं। एक मशरूम की तरह का डिजाइन बन जाता है। और दूसरा, जब रेत की परतें बनती जाती हैं, इस तरह की आकृति बनती है, उसे हम बालू टिब्बा कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में बड़े भूभाग पर जमा होते हैं तो उसे हम लोएस कहते हैं। थर्ड है इसमें लोएस। और ये चीन में लोएस के विशाल मैदान देखे जाते हैं। लोएस, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं बड़े क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है भाई, छत्रक शैल, बालू टिब्बा एक बार दोबारा देखें। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है हवा। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। चट्टानें छत्रक के आकार की हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार यानी कि जो निचला हिस्सा है ये छोटा हो जाता है, पतला होता है, संकीर्ण हो जाता है, और शीर्ष जो है वो चौड़ा रहता है, विस्तृत रहता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। पवन रुकेगी तो रेत ढलान से नीचे गिरती रहती है, हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। तो इनको बालू टिब्बा कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र यानी कि बड़े क्षेत्र में दूर दूर तक ये कण फैले होते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो भी टर्म्स आ रही हैं आप देखें, छत्रक शैल, बालू टिब्बा और लोएस। ये पवन के कार्य हैं। और हिमनद, हिमोर, ग्लेशियल मोरेन्स है कि बर्फ़ अपने साथ चट्टानों को तोड़ के जो उनके छोटे छोटे कण होते हैं, टुकड़ों को लाकर एक जगह जमा करती है, तो वहाँ ग्लेशियल मोरेन्स बन जाते हैं, यानी कि हिमनद, हिमोर। तो इसमें जो शुरू में मैंने टर्म्स आपको बताए हैं, अपर्दन, निक्षेपण, उन शब्दों को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में वो शब्द क्लियर होने चाहिए। चैप्टर की शुरुआत में हमने बात करी थी कि भाई ये चीज़ें लगातार होती जाती हैं। अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, टूट फूट और घिसना। अगर साधारण भाषा में कहें, चट्टानें टूटती रहती हैं और घिसती रहती हैं, और घिसने के पीछे, टूटने के पीछे एक तो तापमान भी है, हवा है, वर्षा है, पानी है, बर्फ़ है। इन सब चीज़ों से ये लगातार प्रक्रिया चल रही होती है। तो धरती के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनकी आकृति में बदलाव आ रहा होता है, यानी कि स्थलाकृति बदल रही होती हैं। कई हज़ारों साल का समय लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा नगर भी हो तो वो भी बाद में पहचाना नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी बदलाव हो चुका होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं मैंने कोशिश की है कि वो शॉर्ट्स में आपको समझा दूं, और आप भी इन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इनका मीनिंग बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम में चाहे क्वेश्चंस कैसा भी आए आप उसे कर पाएँ। ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन ही बार बार देखते रहे, रिपीट होते रहेंगे। हल्का फुल्का उनमें चेंजेस कर देते हैं, तो वह चेंजेस जब भी समझ में आएंगे जब आपको बेसिक क्लियर है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।